हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। यूपी पीसीएस पीवाईक्यू सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें हम 2017 तक के पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अब बारी आती है 2016 की। तो जिस तरीके से मैं आपको बताती जा रही हूँ कि आपका पेपर है पीसीएस 2024 के लिए और 2023 के आरओ एआरओ री एग्जाम के लिए हमारी जो तैयारी है वो हम धीरे धीरे करके अच्छे से कर रहे हैं। क्वेश्चंस पेपर जो हम लोग लगा रहे हैं उससे आप लोगों को आइडिया पड़ रहा होगा कि क्वेश्चन का नेचर किस तरीके का रहता है। 2023 से लेके 2018 तक के अगर आप पैटर्न की ध्यान में देते हो उस पैटर्न में आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो कॉन्सेप्शनल बेस पे आए थे, ऐसे आए थे कि जिसके लिए आपको अंदर से किताब पढ़नी ही होगी, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना ही होगा। लेकिन जैसे जैसे आप 2019 का पेपर देखते हैं या 2017 का पेपर देखते हैं, अब आप जैसे 16 का पेपर देखेंगे, चीजें फैक्चुअल होती जाती है। फैक्चुअल आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके का आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे कैसे अपनी तैयारी को करना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्न तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी को, विकिरण तापमापी को, गैस तापमापी को या द्रव तापमापी को? तो ये कहा जाता है विकिरण तापमापी को। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है विद्युत आपके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है आपके यांत्रिक ऊर्जा को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, वायु की गति निम्न के द्वारा नापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या विंड वेन? तो ये नापी जाती है आपकी एनीमोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसके बाद सूचियां दे रखी हैं, इसमें आपके दे रखे हैं कल्चर, यानी कि कौन सा किससे संबंधित है ये बताना है। तो देखो, विटिकल्चर आपके अंगूर की खेती से संबंधित है, वेजिकल्चर वृक्षों की कृषि से संबंधित है, पिसिकल्चर का संबंध मछली पालन से है और ओलेरिकल्चर सब्जी उत्पादन या सब्जी की खेती से है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो ये होता है आपके गतिज ऊर्जा। ठीक है। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? तो लगभग आपके 25 सेंटीमीटर की जो दूरी होती है वो कम से कम होनी चाहिए आपके स्वस्थ आंखों के लिए। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है? भारी पानी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन के तरह घुल जाता है या हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? ठीक है, ऑक्सीजन की तरह हीमोग्लोबिन में कौन सा पदार्थ है जो घुल जाता है वो बताना है। तो पैन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या ओजोन है? तो ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन की तरह घुल जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो जो भी अधजले पदार्थ होते हैं, ठीक है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पादित होती है या कह सकते हैं उससे प्रोड्यूस होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं जो अधजली सिगरेट होती है, अगर आप उसको आधा जला के आधा यूज करके उसको फेंक देते हैं तो जो उसमें से गैस निकलती है वही होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ये रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, ये लौह युक्त यौगिक है, कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, पहला, दूसरा और चौथा सही है। ये प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम व्हाइट ब्लड सेल का होता है, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का होता है। बिग बैंग सिद्धांत निम्न के उद्भव को व्याख्यात करता है? तो ये करता है आपके ब्रह्मांड के सिद्धांत को। लेमेंटियर के द्वारा बिग बैंग थ्योरी दी गई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि एक बहुत ही शक्तिशाली बहुत शक्तिशाली एक पिंड है जिसमें विस्फोट होने के कारण अलग अलग जो उसके टुकड़े फैले थे, उन्हीं को ठंडा होने से ग्रह का निर्माण हुआ है और वहीं से आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत उन्होंने दिया है।
ठीक है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, ये होते हैं आपके सौर सेल। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा इसका सिद्धांत को दिया गया था। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या सरसों का तेल या राई का तेल? तो यह है आपके गेहूं अंकुर का तेल। कैफीन क्षार उपस्थित होता है, चाय और कॉफी दोनों में कैफीन पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस सिद्धांत के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया था? पिछले 3-4 पेपर से ये क्वेश्चन मैं लगातार आपको करा रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन पहले रिपीटेड आते थे, तो वही क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ एक एक करके। आप जब पूरी सीरीज देखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 16 तक पहुंच चुके हैं, 3 साल के पेपर हमारे पास और बचे हैं, जिसमें हम 15, 14 और 13 का पेपर सॉल्व करेंगे। जब आप पूरी सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे ना आपके, वो इसी सीरीज के साथ ही कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने इस सीरीज में भी आप लोगों को समझाई है, बताई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, तो ये आपके किससे प्राप्त होती है? सीधी सी बात है, तो कुनैन जो प्राप्त होती है वो सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क जिम्मेदार होता है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए, शरीर को संतुलन करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए? तो ये उपयुक्त तीनों के लिए जिम्मेदार होता है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्रभाव करते हैं या नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, वे क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं, नाइट्रोजन को पौधे सीधे नाइट्रोजन के रूप में प्राप्त नहीं करते हैं, वो करते हैं नाइट्रेट के रूप में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? थायमिन, बेरी एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, विटामिन ए, वर्णांधता? यही आपका गलत है, क्योंकि वर्णांधता जो है वो आनुवांशिक रोग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो ये होती है आपके श्वेत रक्त कणिकाओं की बढ़ोतरी। इससे पहले जो एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने आपको बताया था लाल रक्त कणिकाओं के लिए, तो उसमें था कि जो प्रतिरोध क्षमता किसकी ज्यादा, मतलब प्रतिरोध करने का कौन काम करता है रक्त कणिकाओं में? तो वो श्वेत रक्त कणिकाएं ही करती हैं। अगर इनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया की आपकी बीमारी होती है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित होता है, तो वो होता है बुलिमिया का। हम कहते हैं ना कि अरे यार इतना खाना खा रहा है, ये रुक क्यों नहीं रहा है? असल में उसको पता ही नहीं होता है कि वो खाना ज्यादा खा रहा है, उसको बीमारी होती है बुलिमिया नाम की। अगला प्रश्न है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक या सबसे ज्यादा यूनिवर्सल डोनर के रूप में काम करता है? तो वो है आपका ऑप्शन बी, ओ समूह जो है, ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वाधिक दाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर है। अगर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात करी जाती है तो ए बी समूह इसमें शामिल रहता है। निम्न में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है? ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरेमीन या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका फास्फोरस 32 का। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान स्थित है आपके बरेली में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है? मिर्च की तीक्ष्णता होती है कैप्सेसिन के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न भोज्य पदार्थों में किसमें सभी अनिवार्य अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो देखो, दूध और अंडे दोनों में ही अमीनो एसिड अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपका, दोनों जो ऑप्शन है वो सही होंगे। ठीक है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पाद में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है आपका सैक्रोमाइसिस, बी ऑप्शन आपका सही है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्न में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो ये है आपकी मीथेन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है,
तो कलिंग युद्ध जो हुआ था वो अशोक के 13वें शिलालेख से हमको प्राप्त होता है। और कलिंग युद्ध के बाद की उसके कलिंग युद्ध के टाइम पे जो अशोक ने जिस तरीके से हत्याएं देखी थी, जो जो विध्वंस देखा था, उससे उनका जो हृदय था वो इतना ज्यादा प्रताड़ित या पीड़ित महसूस कर रहा था, जिसके बाद उन्होंने इन सब चीजों से मोह भंग कर दिया और सारी क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि उन्होंने युद्ध वुद्ध करना बंद कर दिया और एक शांत प्रिय व्यक्ति की तरह वो जीवन यापन करने लगे और बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकलते हैं, तो ये निकले हैं आपके दमदमा से, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी गौतमी पुत्र शातकर्णी को। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो ये थे आपके धर्मपाल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो ये की थी इन्होंने नागलापुर की। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने मुख्यतः निम्न में से किस कला को संरक्षण प्रदान किया था? तो ये इन्होंने किया था चित्रकला को। चित्रकला इन्हें बहुत पसंद थी, तो उसी का संरक्षण इन्होंने दिया था। गुलामों का गुलाम कहा जाता था, गुलामों का गुलाम कहा जाता था इल्तुतमिश को। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो ये ली थी आपके अकबर ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई की विशिष्टता हासिल की जाती है वह स्थित है आपके लखनऊ में। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया था? तो ये हराया था 1526 के पहले पानीपत के युद्ध में। सर टॉमस मुनरो किन वर्ष तक मद्रास के गवर्नर रहे? तो ये रहे थे 1820 से 1827 के बीच में। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो ये मिले हैं आपके लेखिया से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पश्चिम भारत के डीवे कार्वे का नाम निम्न में से किस संदर्भ में आता है? तो ये स्पेशली जो आता है वो स्त्री शिक्षा के लिए आता है, लेकिन इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए भी काम किया था, याद रखना। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये शिवाजी के लिए प्रयुक्त हुआ है। एक टाइम पे माना जाता था कि शिवाजी ही अगले भारत के सम्राट होंगे, लेकिन जो शिवाजी जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके लिए ये कहा गया था कि भारतीय गौरव के सूर्य का जो है वो अंत हो गया है। अगला प्रश्न है, इसमें कर्नाटक युद्ध दे रखे हैं और उनके परिणाम क्या निकला था वो बता रखा है। तो देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो एक्सला सापेला की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था वो पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वो अनिर्णायक युद्ध था और प्रथम मैसूर युद्ध जो था वो ब्रिटिश की हार के साथ समाप्त हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन थे? तो ये मोहम्मद अली और साकत अली का नाम आता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1866 में ये आरंभ हुआ था। यूपी के सहारनपुर में ये अभी भी मौजूद है, याद रखना। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी इसका आंसर हो जाएगा और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। अगला है, डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? तो सतारा इसका पहला शिकार हुआ था और लगभग 1857 का जब युद्ध होता है तो 1856 के आसपास अवध को इसमें शामिल कर लिया जाता है, जिसके कारण अवध भी विद्रोह में शामिल हो जाता है 1857 के, और बेगम हजरत महल के नेतृत्व में अवध इसमें शामिल होता है। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो लाल कुर्ती उसका नाम था। ए ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को परित्याग किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसी के विरोध में इन्होंने ऐसा किया था। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्न में से किस से अधिक समय के लिए प्रवर्तन नहीं होगा? तो 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सरकारी आयोग निम्न में से
निम्न संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया है? केंद्र और राज्य की समीक्षा के लिए। केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड सरकार या आयोग से क्वेश्चन लगातार पेपर में पूछे जाते हैं, तो केंद्र राज्य संबंध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लो उसे। राज्य वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोग जो है विधिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है या सांविधिक संस्था है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपकी राज्य वित्त आयोग, संवैधानिक संस्था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो वो बना सकती है आर्टिकल 253 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो 324 इसका सही उत्तर होगा। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है और ये अब इसलिए और जरूरी हो जाता है क्योंकि 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत स्पष्ट किया था केशवानंद भारती के 1973 के बाद में। याद रखना, ये अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक सदस्यों की पीठ है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा जजों की पीठ ने केशवानंद भारती के केस में जो वर्डिक्ट है वो अपना दिया था और बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध को अधिकृत करता है? तो ये करता है राज्य का विधानमंडल। बी ऑप्शन आपका सही होगा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 इससे संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो ये की गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो बी आर मेहता को कहा जाता है, बलदेव राव मेहता। सी ऑप्शन आपका सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार प्रावधान किया गया है। तो ये दोनों ही कथन सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू हुआ? लागू नहीं हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या होती है आपकी 21। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है साधारण बहुमत से, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल संसद कर सकती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो ये है आपका आर्टिकल 51, आपके डीपीएसपी के सबसे लास्ट का आर्टिकल है ये, और यही आपके विदेश नीति से संबंधित भी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आपके आर्टिकल 148 में आता है, वित्त आयोग 280 में है, प्रशासनिक अधिकरण आपके 323 में है, और लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग 315 में आता है। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा वो पद पे रहेगा, नहीं तो वो उसे हटा दिया जाएगा। तो वो है आपका भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न दे रखा है, संवैधानिक संशोधन आपकी, ये भी फिर मिलान करने को आ गया। तो देखो, संविधान संशोधन आपके 368 में है, वित्त आयोग फिर से देख लो 280 में, वित्तीय आपात 360, अखिल भारतीय सेवा 312 में दे रखी है। बी ऑप्शन आपका सही है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ये होगा आपका 14 दिनों तक। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसके मामले में राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है। 14 दिन तक अगर वो रख रही है अपने पास, पारित करती है तो भी ठीक, नहीं पारित करती है तो भी ठीक, वो पारित होना ही है। इसकी मंजूरी या इसमें संशोधन तो वो कर भी सकती है, और संशोधन मानना भी बाध्य नहीं है लोकसभा के द्वारा। किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी होता है भारत का राष्ट्रपति। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके उत्तराखंड में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फोन, अल्प पर्वत, बोरा पोलैंड, मिस्ट्रल रोन घाटी, खमसिन मिस्र। तो मिस्ट्रल रोन घाटी जो है वो सही है, लेकिन खमसिन मिस्र में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट से निम्न झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में बताना है। तो 4 3 2 1 रहेगा, यानी कि सबसे पहले सुपीरियर आती है, फिर विक्टोरिया है, ठीक है, फिर आपकी बैकाल है और बाद में आती है आपकी ग्रेट बियर। निम्न में से किस युग्म में सही सुमेल किया गया है? यानी कि बंदरगाह दे रखे हैं और देश दे रखे हैं। तो इगाकी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। इगाकी चीन में नहीं है, रूस में है। ओके। अगला है, नीचे दो पर्वतीय दर्रे दे रखे हैं और राज्य दे रखे हैं। तो माणा जो संबंधित है वो आपके उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जोजिला जम्मू कश्मीर में और शुक्ला हिमाचल प्रदेश में। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो सबसे नई चट्टान है आपके गोंडवाना प्रकार की चट्टान। डी ऑप्शन आपका सही है। फिर सूची आ गई है जनजातियों से संबंधित क्षेत्र हैं। तो देखिए, खिरगिज जनजाति जो पाई जाती है वो मध्य एशिया में है, बुशमैन जनजाति कालाहारी में पाई जाती है, एनु जनजाति जापान में और बद्दू जनजाति पाई जाती है आपके अरब में। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो जोजिला से होकर जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए, घास के मैदान और महाद्वीपों को मिलान करने के लिए दे दिया गया है। तो लानोस जो है वो दक्षिण अमेरिका के हैं, स्टेपी यूरोप से है, प्रेरीज आपके उत्तर अमेरिका और वेल्ड है आपके अफ्रीका के। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में निम्न में से कौन सा राज्य देश का कुल 70% से ज्यादा कॉफी अकेले पैदा करता है? तो कर्नाटक जो है वो अकेले 70% से ज्यादा कॉफी का पैदावार करता है। फिर देखिए, औद्योगिक क्षेत्र और उनसे संबंधित देश दे रखे हैं। तो किनकी का संबंध किससे है? जापान से है। इसके बाद आपका कैंटर का संबंध चीन से है। लोरेन जो है वो आपके फ्रांस में स्थित है। तो और बेलो हैरिजांटेल आपके है ब्राजील में। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद फिर से देखिए, केंद्र और उनके संबंधित खनिज दे रखे हैं। तो मकुम जो है वो कोयला संबंधित क्षेत्र है, डल्ली राजहारा आपके लौह अयस्क का क्षेत्र है, कोरापुट जो है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है और चित्रदुर्ग आगे के मैंगनीज के लिए। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है? यानी कि नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई किस क्षेत्र में होती है ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश आपका सही उत्तर होगा। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कोकण के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र और गोवा के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे कोकण कहते हैं। तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्न स्थानों में सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम में, तो वो होती है आपके चेन्नई में। निम्न में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी में, तिलैया बांध कोनार में, गांधी सागर चंबल में, नागार्जुन कृष्णा में। तो तिलैया बांध जो है वो कोनार नदी के पास नहीं है, यही आपका गलत है। पृथ्वी के परिक्रमा धुरी सदा झुकी रहती है। तो ये झुकी रहती है 23.5 डिग्री पर। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए, राज्य उनकी रैंकिंग दे रखी है। अब रैंकिंग किस क्षेत्र में है वो बताना है। तो मानव विकास सूचकांक के हिसाब से रैंकिंग पूछी गई है और ये उस टाइम का 2016 का प्रश्न है, तो उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन भी है। तो इसमें केरल, मालदीव, ठीक है, ये उस हिसाब से राज्य और रैंकिंग के हिसाब से देखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? तो वो है आपका केन्या। इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन योजना का संबंध निम्न कथनों पर विचार करना है। तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है और केंद्र राज्य योगदान का 75% है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई योजना नहीं है? ठीक है, तो आपकी जो सही उत्तर है वो है स्वच्छ भारत मिशन। यही आपके शहरी विकास अधोसंरचना के लिए घोषित की गई योजना नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो स्वच्छता से रिलेटेड जो योजना है।
निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेश का उद्देश्य नहीं है? गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्ग को संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना। तो बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। घाटे का वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्या होती है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि कर देती है। निम्न में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान के में भर्ती होने के लिए पात्र है? तो 6 से 14 साल के बच्चे इसमें पात्र होंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न घटनाओं पर ध्यान दीजिए, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का प्रारंभ। तो देखिए, सबसे पहले बैंकिंग हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था, फिर उसके बाद बैंकिंग हटाओ, बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण था, और फिर हुआ था आपका गरीबी हटाओ। अगला है ई बिल से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से, वित्तीय लेन देन हेतु एकल द्वार से, विपणन संबंधी पूछताछ हेतु एकल द्वार से, सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार से। तो ये है आपके सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार से संबंधित है आपका ई बिज। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने के लिए सिफारिश निम्न समिति ने दी थी। केलकर समिति इससे संबंधित है, याद रखिएगा। आयकर सुरक्षा अकेडमी अवस्थित है आपके माउंट आबू में, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 104वां क्वेश्चन है, विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था की गई है? तो लगभग आपके 28 देश है जिनमें अनिवार्य मतदान की व्यवस्था की गई है। पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड लिखी है, किसने लिखी है कारगिल टर्निंग द टाइड? तो ये लिखी है मोहिंदर पुरी ने। भारतीय पर्यटन ने के स्वर्ण चतुर्भुज शामिल करते हैं आपके आगरा, दिल्ली और जयपुर को। जो स्वर्ण त्रिभुज है उसमें आगरा, दिल्ली और जयपुर को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में है, ठीक है। मानव सादृश्य लघुत्तम कवि कौन सा है? यानी कवि बताना सबसे छोटा कवि कौन सा है? तो वो है आपका गिबन, ये ऑप्शन आपका सही है। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक हैं आपके W.A. फेयर सर्विस, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? ठीक है, तो समुदाय का लिंगानुपात बताना है, तो सबसे कम लिंगानुपात है वो आपके सिखों में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका बिहार। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दशक दे रखा है और जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दे रखी है, तो सही सुमेलित नहीं है 2001 से 2011 वाला 19.05। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है, जो 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी आपकी 29 साल। जनसंख्या में निम्न में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। तो अर्ध शहरी रहने वाले व्यक्तियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी 2008 में। उर्वरक के लिए अत्यधिक प्रयोग में होता है आपका उपयुक्त सभी। उर्वरक सबसे ज्यादा प्रयोग में मृदा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो घास का मैदान, वन क्षेत्र और झील, ये नहीं है। आपके धान का खेत जो है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में मानव क्या भूमिका निभाता है? तो मानव प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? आवासीय प्रदूषण, विदेशज प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है आपके प्राकृतिक आवासीय विनाश। आप इन लोगों के घरों में तोड़ तोड़ के, इनके जंगल काट काट के अपनी बिल्डिंग करते जा रहे, तो भैया जैव विविधता तो प्रभावित होगी ही होगी। भारत में निम्न में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। निम्न पंचायतों में से
किसे किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में शामिल किया जाता है? नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत को? तो सभी को शामिल किया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो ये है आपके खतौली में। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड तो क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जो संख्या है, क्वेश्चंस की संख्या, वो अच्छी खासी बढ़ेगी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है? तो वो है आपके नोएडा में। ठीक है, नोएडा में ये स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आज हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं। पीसीएस 2016 का पेपर मैंने किया है आज आप लोगों के साथ। करंट के क्वेश्चन में अब आप लोगों के लिए नहीं लेकर आ रही हूँ, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो 2024 में होगा। इतने पुरानी करंट पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अभी तक लगभग मैंने शायद 2018 या 19 तक आपको करंट कराई है। तब तक आपको आइडिया लग चुका होगा कि करंट के किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किन किन टॉपिक्स को हमें स्पेशली ध्यान देना है। साथ ही साथ 2016 का तक जो हम लोग पेपर कर रहे हैं, साइंस, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, ठीक है, यूपी, जनगणना, इन सब से क्वेश्चन हम लोग अब समझ चुके हैं उन टॉपिक्स को। क्योंकि देखो पेपर सॉल्व कराने का एकमात्र उद्देश्य मेरा यही था कि आप लोगों को बस ये पता चल जाए कि किस तरीके के किन किन टॉपिक से उठ के क्वेश्चन आते हैं। जब आप इसको देखोगे ना, तो केवल इसी पेपर में 2016 में ही एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए हैं। दो वित्त आयोग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं। ये आपके डब्ल्यूबीसी और आरबीसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, युद्धों से रिलेटेड आपके 2-3 क्वेश्चन हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान दे रहे हो तो दर्रों से रिलेटेड, चोटियों से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बार उसको पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ करने हैं, जिसमें मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। लेकिन जब तक आप कुछ नहीं करेंगे मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो चलो आज का ये टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो भी बताइएगा, और अगर आपको इसमें थोड़ी बहुत कमियां भी लगी हो तो सुझाव के तौर पे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। उसको बिल्कुल उस पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। धन्यवाद।